जो समाज हजारों साल गुलामी में रहा था, उस समाज को लगा कि हो सकता है इन आश्रमों में जाके, इन सत्संग में जाके, मंदिरों में जाके और तमाम तरह के धार्मिक आयोजनों में जाके शायद हमारी मुक्ति हो जाए। पहली जो अंतिम सरकार बनी उसमें चुनाव नहीं हुआ, वो चुनाव हुआ बिना चुनाव हुए सरकार बनी, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और जब उनकी सरकार बनी उन्होंने वादा किया कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे। और आज तक भी हम इस उम्मीद पे है कि कब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन संविधान कहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भारत का संविधान है। आगे बढ़ो, लड़ाई यहां तो शुरू हुई थी, फिर जो गरीब था सरकार ने सब लोगों को रोजगार नहीं दिया, क्योंकि भारत में सरकारी और प्राइवेट 7% रोजगार है, 2% सरकारी और 5% प्राइवेट। उसके बाद लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन हाल क्या है, सारे लोगों को 30 दिन मजदूरी नहीं मिलती, सारे किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता, किसानों पे प्राकृतिक मार होती है। यानी कि सरकार ने किसी भी तरह इस इतने बड़े समाज को अपने पैरों पे खड़ा होने के अवसर नहीं दिए। थोड़ी बहुत अगर अवसर मिले तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था थी, उस आरक्षण व्यवस्था के कारण जो कुछ नौकरियां मिली, उससे हमारे लोग अपने पैरों पे खड़े हुए। इसलिए जब हमारे लोगों ने अपने महापुरुषों की बात मान के पढ़ना शुरू किया, मंदिर को छोड़ के स्कूल जाना शुरू किया, तो इनमें चर्चा हुई कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो ये तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे। अगर ये कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो ये राज करेंगे, और अगर ये अपनी वोट की ताकत को समझ गए तो हम इस देश में इनके अधीन हो जाएंगे। 56 के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब जाके ये सत्संग और धार्मिक आयोजन होने शुरू हुए। उसके बाद हमारी बहनों को, माओ को, चाची ताऊ को, ताइयों को, बुजुर्गों को किस तरह से धार्मिक आडंबर में फंसा के, उनको शिक्षा से दूर करके, जो गरीबी, बेबसी, इनकी व्यवस्था में जो संसाधनों का वितरण गलत तरीके से हुआ, गैर बराबरी कारण हुआ, जो गरीबी हमारे लोग झेल रहे थे, उससे दूरी होने का इन्होंने रास्ता बताया कि आप हमारे सत्संग में आओ, हम यहां से आपकी गरीबी दूर कर देंगे, आपकी बीमारी दूर कर देंगे, आपके बच्चों को रोजगार दे देंगे, आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। जो समाज हजारों साल गुलामी में रहा था, उस समाज को लगा कि हो सकता है इन आश्रमों में जाके, इन सत्संग में जाके, मंदिरों में जाके और तमाम तरह के धार्मिक आयोजनों में जाके शायद हमारी मुक्ति हो जाए। अपनी गरीबियों को खत्म करने के लिए, अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, अपने परिवार में जो बीमारी आ गई है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए वो इन बाबाओं के पास जाते हैं। और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हैं, हमारा खाके। अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए छतरपुर आया। हम इनके यहाँ पैसे देते हैं, आप चेक करो। और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं कि बदलेगी सरकार, तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच ना कराई, तुमने किस तरह हमारे लोगों की जमीन दबाई दलित पिछड़ों की, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। याद रखना, क्या तुम अभी की सरकार के भरोसे बैठे हो? याद रखना निजाम बदले। ये बैठो, फिर नालायकी करने लगे हो, बैठ जाओ अपनी जगह। ये व्यवस्था करने का काम पुलिस के लोगों का था। ये बैठे तमाशा देख रहे हैं, तनख्वाह हमारे लोग टैक्स से लेते हैं। अगर ऐसा ही आयोजन सरकार के लोगों का होता तो यहां खड़े होते बीच में और ध्यान रख रहे होते। चिंता मत करो, बदलेगी सरकार,
इनकी सुरक्षा करते नजर आओगे आप लोग कुछ दिन बाद, ध्यान रखना। एक मिनट चुप हो जाओ। तुम्हारे आसपास एक 10 साल का बच्चा होगा, उसका नाम है प्रिंस। क्या कपड़े पहने? लाल पैंट पहना, सफेद शर्ट और लाल पैंट। अगर तुम्हारे पास कोई 10 साल का बच्चा आसपास हो तो उसको मंच पे ले आओ। उसकी माँ आ गई है, उनको परेशान है। या बाबा की पर्ची की जरूरत नहीं है, आपकी पर्ची से काम हो जाएगा। देखो अपनी निगाहों करके, 10 साल का बच्चा है प्रिंस। कहाँ है? ले आओ ले आओ। अरे हमारा पर्चा, तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ, आ जाएगा, बैठ जाओ। बैठो जरा, बात सुनो। प्रिंस आ जाएगा, तुम्हें भी प्रिंस बनना है देश में, बैठ जाओ। ये लड़ाई तुम्हें प्रिंस बनाने की लड़ी जा रही है, चिंता मत करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बात सुनो, गौर करो। फिर इसलिए ये हमारे लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जिंदगी में जो परेशानियां उनको खत्म कर देंगे, इसलिए उन परेशानियों से मुक्ति के लिए हमारे लोग इनके पास जाते हैं। फिर ये हमारा शोषण करते हैं, फिर ये हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, और फिर ये हमें ही नीचा दिखाने का काम करते हैं। अब मैं आपसे कुछ और बात कर लूं, मैं इन पे आऊंगा, आपको धाम धूम पे आऊंगा, ये बाद का काम है। पहले काम की बात सुनो। हमने एक आयोजन, मैं आया था 12 फरवरी के बाद उज्जैन में, जब भाई किशन लाल जी के परिवार से मिलने के लिए। मैंने आपको मध्य प्रदेश का एक सच बताया। सच क्या था कि आज भी आजादी के 75 सालों के बाद लोगों के पास पक्के मकान नहीं। मैंने बताया था ना आपको, हम लोग उसका डेटा भी तैयार कर रहे हैं। अगर आदमी कुत्ता भी पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है, बताओ? अगर गाय पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है, बताओ? अगर बकरी पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है, बताओ? पानी देना यार। ये सरकारें आपको कुत्ता बिल्ली गाय बकरी से भी ज्यादा कमजोर मानती है। इसलिए इनको नहीं लगा कि जब बरसात आएगी इनके घर चुएंगे। ये बहनें जिनके सम्मान की बात करती है कहां रहेंगी? ये माए रात में जब बरसात आएगी कहां जाएगी जब मकान चुएंगे? इन्होंने आपकी परवाह नहीं की, ठीक है? इसलिए हमने कहा कि डेटा तैयार करो, और हर जिला मुख्यालय पे हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भोपाल जाके, और मध्य प्रदेश के हर घर को जो कच्चा मकान है उसको पक्का मकान दिला के रहेंगे। ये हमारा वादा है। जब मैं आपके अधिकारों की बात करूंगा, ये आपको गुमराह करने की बात करेंगे। फिर पहले डाटा तैयार होने के बाद अगला रास्ता भी आपको बता रहा हूं, गौर से सुनना। इस देश की सारी सरकारी जमीनों पे, क्योंकि आजादी के बाद मैंने आपको कहा कि किसी को अवसर नहीं दिया गया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो सारी सरकारी जमीनें हमारी है। काशीराम साहब हमारे नेता, जिनकी जयंती हमने मनाई अधिवेशन के रूप में, वो कहते थे जो जमीन सरकारी वो हमारी। इसलिए हम जो अगला आंदोलन चलाएंगे, हमारे नेता लोग सुन लो, कि हर व्यक्ति को खेती करने योग्य भूमि मिलनी चाहिए, हर परिवार को जमीन मिलनी चाहिए। आंदोलन हम लोग चलाएंगे। मेरा अंतिम लक्ष्य इस देश के बहुजन समाज को उसके अपने पैरों पे खड़ा करना है। वो जो हाथ फैलाता है हर चीज के लिए, बिटिया की शादी करनी हो उधार लेगा, अपने बच्चे को पढ़ाना हो उधार लेगा, लोन लेगा, मकान बनाना हो उधार लेगा, लोन लेगा। मैं आपका हाथ फैलाना बंद करवा दूंगा, मैं आपका हाथ ऐसे करवा दूंगा। आप लोग याद रखना, आगे बढ़ो। ये आंदोलन दूसरा आंदोलन है, हमारा तीसरा आंदोलन चलेगा। उसके बाद
हर परिवार को एक रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा आंदोलन इस मध्य प्रदेश में चलेगा दूसरे आंदोलन के बाद। उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से सरकार को मजबूर करेंगे। फिर आगे बढ़ो। अगर ये सरकार नहीं देगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप पे दो रास्ते हैं। चाहे तो बैसाखियों के सहारे रहो, चाहे किराए के मकान में रहो, या फिर अपने आंदोलन को इतना ताकतवर करो कि यहां इस मंच पे बैठे, आपके बीच में बैठे गरीब के बेटों को भी आपकी लड़ाई लड़ने का अवसर मिले। और जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि जिन्होंने 75 साल में आपको जानवर से ज्यादा कुछ नहीं माना, उनका साथ छोड़ के आपको अपने आंदोलन को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, मैं उस दिन कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला मध्य प्रदेश में कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। मेरा वादा है आप लोगों को। क्या दोबारा किसी सेना ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे आपके अधिकार के खिलाफ? एक बार आपने ताकत दिखाई, एक बार में सबको पता लगा कि इनको मत छेड़ना। एक बार आपने ताकत दिखाई थी 2 अप्रैल को। मैं इस मध्य प्रदेश की भूमि को नमन करता हूं। यह क्रांतिकारियों की भूमि है, इतिहास गवाह है। बुंदेलखंड हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, डबरा हो, आप लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन भी अपने खून से सींचने का काम किया। आपका कोई तोड़ नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप ये बताओ पूरी ईमानदारी से, जब ही आपके अधिकारों के खिलाफ आंदोलन इस प्रदेश में हुआ, क्या कोई नेता आपके पक्ष में बोला? अपने सच्चे मन से हाथ उठा के बताओ, बोला है नहीं बोला? नहीं बोला ना। यानी कि अगर आपके अधिकार छीन में जाएंगे तो नेताओं को फर्क नहीं पड़ता ना। पहली बात, जब अब मेरे परिवार का यहां अपमान हुआ इसी छतरपुर की धरती पे, और एक गुंडा मेरे परिवार को अपमानित करता है, डराने का काम करता है, आप बताओ कोई नेता बोला आपके पक्ष में जब तक भीम आर्मी नहीं खड़ी हुई? यानी कि जिन्हें आपके मान सम्मान से भी मतलब नहीं, जिन्हें आपके वजूद से भी मतलब नहीं, आपको उनको ताकत देनी भी बंद करनी पड़ेगी मेरे बहुजन समाज के लोगों, वरना वो आपसे ताकत लेंगे। देखो, गौर करो मेरी बात पे, आप जिसको वोट दोगे वो ताकतवर होगा, ठीक है? जो ताकतवर होगा वो अपने बच्चों को ताकतवर करेगा। आप मुझे वोट दोगे, कौन ताकतवर होगा? मैं ताकतवर हूंगा तो तरक्की किसकी होगी बताओ? ना मुझे यहां से विधायक बनना, ना मुझे यहां से एमपी बनना, ना मैं यहां मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मैं तो आप लोगों को आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए यहां मध्य प्रदेश में आया, बस। क्या मैं इस सरकार के आगे हाथ फैला रहा हूं अपनी किसी मांग के लिए? ना मुझे कोठी चाहिए सरकार से, ना बंगला चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, ना इनका कोई साधन चाहिए, मगर मुझे एक चीज चाहिए। हजारों साल मेरे लोग अब इस देश में अन्याय का सामना करते रहे, और मेरे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके गए। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये है प्रिंस, प्रिंस को एक एक करके आगे भेजते जाओ, बहुत बहुत, और बैठे रहो। देखो, पता लगाना किसके पर्चे में ज्यादा दम है। प्रिंस के लिए रास्ता बना दो, बहुजन समाज के योद्धाओं रास्ता बनाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है देश दुनिया में, सब लोग जानते हैं। आप लोग बैठ जाओ, प्रिंस को आने दो और प्रिंस को अपनी मां को सौंप दो। अब मेरी बात पे गौर करो, समय कम है। आप आज आए हो, यहां जाना चाहिए था उस गुंडे को जेल, लेकिन सरकार ने जेल नहीं भेजा। जब मैंने घोषणा कर दी, पहले मैंने भाई सुनील बैरसिया जी को भेजा और आरडी प्रजापति जी को। मैंने इनसे कहा भाई जाओ,
ओबीसी महासभा के लोगों से कहा भाई जाओ और जाके देखो कि क्या है सही मामला। प्रिंस को भेजो, जल्दी अंदर भेजो, भेज दो, बहुत अच्छे। ऊपर भेज लो, यहां से ऊपर ले लो। अब आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, समय कम है मेरे पास। उनकी मां को सौंप दो, बस चुप हो जाओ। 20 मिनट और है, हिम्मत रखो, तुम्हारी हिम्मत जवाब तो नहीं दे रही है। तो उसे पाखंडी को जाना चाहिए था जेल, उसका दिमाग खराब हो गया था, उसे लगा